चलो आओ फिर शुरू करते हैं तुम्हारी मेरी बातें। आप सुन रहे हैं तुम्हारी मेरी बातें विद पंकज जीना। तुम्हारी मेरी बातें। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और तुम्हारी मेरी बातें शुरू हो गई। ये अकेला ऐसा शो है जिसके लिए ना तो मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ना तो इसके लिए मैं कोई तैयारी करता हूँ। बस जो दिल में आता है ना, मैं वो बोल देता हूँ। अभी आपको अच्छा लग जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं अच्छा लगता तो उस बात के लिए मुआफ़ी। आज मैं सोच रहा था कि आपसे साझा करूं कुछ ऐसी बातों को जो शायद आपके काम आ सके, या आपके अपनों में कोई अपना है ऐसा जिसको ज़रूरत है ज़िंदगी में मेरे रास्ते पर चलने की, तो शायद उसके काम आ जाए। बहुत बार बहुत से मैसेज आते हैं ना आपको, तो आप जवाब नहीं दे पाते। तो मुझे लगा कि यार तुम्हारी मेरी बातों के ज़रिए से क्यों ना उन मैसेजेस के जवाब देना शुरू करूं। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, आरजे कैसे बने आप? आरजे क्या होता है? आरजे बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो मुझे तो आज भी समझ नहीं आता कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ। मैं अच्छा खासा इंजीनियरिंग कर रहा था, पता है, मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग। आईआईटी में मेरा तो हुआ नहीं था। अब हम कोई ऐसे टॉपर तो थे नहीं जो हम कहीं कर लेते भाई। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में हुआ मेरा दूसरी बार में। मैं पढ़ने का ठीक ठाक नहीं था, कभी नहीं रहा। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि चलो पास हो जाएंगे तो बहुत है। हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न आई थी और इंटर में जैसे तैसे पास हुआ था। और जब पॉलिटेक्निक में आए, 1 साल के गैप के बाद आई थी। इंटर पास करने के 1 साल का गैप रहा था। तो जब आए तब लगा यार मस्त तो नहीं आए। फर्स्ट ईयर बहुत मज़े मज़े में कटा। सेकेंड ईयर से पता लगने लगा कि यार ये जो इंजीनियरिंग की किताबें हैं ये तो समझ ही नहीं आ रही। मतलब माइक्रो प्रोसेसर, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर, वो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। चल रही थी लाइफ, ठीक है, ओके। तो उस वक्त पे ना एक झुकाव होने लगा कि ज़िंदगी में कहीं तो कुछ तो ऐसा तलाशना पड़ेगा जहाँ कम से कम मैं रह सकूँ। मतलब टॉपर्स में मेरे दोस्त थे, उनकी अपनी पहचान थी। पूरे कॉलेज में उन्हें पहचाना जाता था कि यार देखो ये बंदा टॉप करता है, अरे बंदे की तो बड़ी इज्जत है यार, इसको तो सब आता है। मैं कहाँ स्टैंड करूँ? मतलब मेरा भी तो कुछ ऐसा किस्सा होना चाहिए ना कि मुझे भी लोग जाने। एक ख्वाहिश थी दिल में, तो मैंने माइक पकड़ लिया। सबसे सिंपल साधारण रास्ता मुझे उस वक्त पे यही लगा। तो मैंने कहा चलो बातें करना शुरू करते हैं। तो कॉलेज पे एंकरिंग करना शुरू किया। और एंकरिंग तो मतलब एक बार जो करना शुरू किया ना, उसके बाद तो फिर मैं कभी रुका ही नहीं। लगातार सुबह शाम दिन रात ख्याल भी मेरे को माइक के स्टेज के आते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा बचपन से सपना था रेडियो जॉकी बनने का, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं आरजे बन गया। जब पॉलिटेक्निक का लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो पता चला कि 2-3 बैक भी हैं और कुछ एग्ज़ाम छोड़ दिए गए हैं। तो मोहल्ले का सबसे नकारा लड़का जो ज़िंदगी में कुछ नहीं पा सकता। एक इंसिडेंट तो ये भी हुआ, एक दोस्त था मेरा, वो जैसे तैसे पास कर गया था, उसकी जॉब लग गई थी और वो मेरे साथ एक रेस्टोरेंट में जा रहा था। तो मेरी जेब में पैसे नहीं थे उस दिन रेस्टोरेंट वाले को देने के लिए, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग ढंग से कर ही नहीं पाया था। दिल्ली आया मैं दिल्ली आकर के एक दोस्त ने कहा था कि यहाँ जॉब मिल जाएगी तुझे। पता चला दोस्त बेचारा तो खुद किसी के वहाँ काम कर रहा था। तो उसने जैसे तैसे ठहरने का इंतज़ाम करा दिया। 1-2 महीना भटका, कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। वापस घर आ गया। घर आने के बाद फिर कुछ टाइम बाद लगा कि यार जाना चाहिए दिल्ली, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। तो वो ना 100-500 रुपये लेकर के जॉब लगाने वाले कैंप लगते हैं। लक्ष्मी नगर में शायद एक कैंप लगा था। मैं चला गया वहाँ, पैसे दे दिए। वो पैसे तो दे दिए, लेकिन उनका कॉल कभी नहीं आया कि जॉब लगेगी, क्या लगेगी। खैर वो अलग कहानी है। दिल्ली में मुझे संभाला यशवंता ने। यशवंत रावत एक ऐसा नाम है जिसने मुझे अपने घर में पनाह दी और कहा कि तू ठीक ठाक कर लेगा अपनी लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं, तू बस पीछे मत हटना। दिल्ली में ट्राई करता गया। रेडियो स्टेशन के ऑफिस के बाहर जाता था, गार्ड बाहर भगा देते थे। तो तब तक का ये भी क्लियर नहीं था कि रेडियो में कुछ करना है। तब तक था कि यार कोई एक नौकरी मिल जाए, 10-15 हज़ार की, काम चल जाए अपना। जब 2-3 महीना ठहर लिए दिल्ली में, कुछ नहीं मिला, तो एक दिन एक दोस्त से बात हो रही थी, प्रीति जी। बोले कि यार सुनो, तुम ना मुक्तेश्वर आ जाओ, वहाँ एक रेडियो स्टेशन है, क्या पता वहाँ तुम्हारा कुछ काम बन जाए, तुम बोलते तो ठीक ठाक ही हो। मैंने कहा हाँ मैं बोलता ठीक ठाक हूँ प्रीति जी।
तो पापा को फ़ोन किया, पापा यार मन नहीं लग रहा, घर आने की सोच रहा हूँ। पापा बोले आजा, कोई दिक्कत नहीं। पापा ना इस मामले में हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। वो कहते हैं कि तू ना जो दिल में आता है वो कर। मतलब जब मुझसे इंजीनियरिंग नहीं हो पाई तो पापा ने ये नहीं कहा कि क्यों नहीं हो पाई, बोले ठीक है फिर कोई बात नहीं, कुछ और देखते हैं। मैं आया और इत्तेफाकन मुझे मुक्तेश्वर में काम मिल गया। वहीं से शुरुआत हो गई थी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, मतलब ठीक ठाक रास्ते में चलने की। फिर मैंने मास कॉम ज्वाइन किया नैनीताल से, डीएसबी कैंपस से। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं डीएसबी कैंपस में। कभी आपका कोई मास कॉम करने वाला हो तो उसे सजेस्ट करना कि नैनीताल जाए। वहाँ पढ़ाई लिखाई की, 1 साल हुआ था। 1 साल मुक्तेश्वर में काम करते हुए था। मुक्तेश्वर में भी काम ऐसे नहीं चल रहा था कि मतलब सपनों वाली ज़िंदगी चल रही है। भवाली से कभी आप मुक्तेश्वर जाएंगे रेडियो स्टेशन तो आपको मालूम होगा कि कितनी दूरी है, लगभग 35 किलोमीटर है। तो मैं वो दूरी पैदल तय करता था। वहाँ जा कर के शो रिकॉर्ड करता था, लोगों को बताता था अपनी बारे में कि यार देखो मेरी ज़िंदगी ऐसी है, दोस्तों चलो ये बातें करते। जो भी रेडियो में बातें की जाती वो मैं किया करता था। एक दिन इत्तेफाक था कि किसी ने मेरी आवाज़ सुनी, उसे बहुत पसंद आई और उसके बाद सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ मुझे यहाँ ले आया बनारस में। आज मैं पूरे हिंदुस्तान में कहानियाँ सुनाता हूँ रेडियो पर आकर के। तो ये सफ़रनामा इस तरीके से कुछ बढ़ा और एक दिन में नहीं मिला कुछ भी। जैसे अक्सर लोग सोचते हैं ना कि रेडियो जॉकी बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो रेडियो जॉकी बनने के लिए आपको सबसे पहले सोचना होगा कि आपको सच में ये बनना है, या फिर कोई भी आप काम करना चाहते हैं, आपको सरकारी जॉब निकालनी है, तो आप ना दूसरे ऑप्शन के बारे में नहीं सोच सकते। क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता था, मैं एक नौकरी नहीं कर सकता था, मुझे टाइपिंग नहीं आती यार ठीक से। मैं सिर्फ लिखना जानता था, मैं बोलना जानता था थोड़ा बहुत, और मुझे लगता था कि भगवान ने ठीक ठाक आवाज़ दी है, तो इसीलिए मैं इस रास्ते में चला आया। इस रास्ते में चला आया तो सफ़रनामा पहले मेरे को दिल्ली रेड एफएम के ऑफिस लेकर के आया। दिल्ली के बाद देहरादून, देहरादून के बाद बनारस। बनारस में मैं एक शहर का शो करना शुरू कर रहा था एक आरजे के तौर पर। उसके बाद फिर मैं लखनऊ चला गया, पूरे उत्तर प्रदेश में शो होस्ट करने लगा। फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहते हुए अचानक एक दिन कॉल आया। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि कभी मैं कल भी आज भी जैसा शो करूं, और वो शो मुझे मिल गया। उसके बाद से ना मतलब एक एम हो गया ज़िंदगी का कि मतलब मुझे क्या लगता था कि ये जो आरजे होते हैं, रेडियो जॉकी होते हैं, वो ना हमेशा कूल डूड बने रहते हैं। जैसे वो रेडियो पे बोलेगा तो ऐसे बोलेगा कि या यू नो गाइस टुडे मैंने ऐसा फील किया ये सो। मैं सोचता था यार ये हमारी बातें क्यों नहीं करता, गाँव की बातें क्यों नहीं करता, घर की बातें क्यों नहीं करता, मिडिल क्लास की बातें क्यों नहीं करता। मैंने तब से तय किया था कि मैं रेडियो पे जाऊंगा तो मैं ऐसी बातें करूंगा जो जुड़ी हो आम जिंदगी से। आज मेरा जो शो है हैशटैग किस्सा नाम से, उसमें बिल्कुल आम कहानियां होती, यानी तुम्हारी मेरी बातें हैं हैशटैग किस्सा में, तुम्हारी मेरी बातें हैं कल भी आज भी। मैं अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं बोल पाता, ठीक ठाक बोलता हूँ, तो मैं इस्तेमाल भी नहीं करता उसको बहुत ज़्यादा। मैं ये समझता हूँ कि यार देखो जो कॉमन लोगों की बातें हैं ना, वो अगर मैं रेडियो पे सुनाऊँ, क्योंकि जो मुझ पर बीती है अगर वो मैं सुनाऊँ तो शायद कोई कहीं बैठा हुआ जिसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा कि वो रेडियो में कुछ कर सकता है या अपने किसी फील्ड में कर सकता है, उसके ख्वाब जग जाए। शायद उसे कहीं कुछ अपनापन सा लगे। आज भले ही तुम्हारी मेरी बातों को सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं ना वो दिल से सुनने वाले हैं। और इसी मोहब्बत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। फ्लो में ज़्यादा बोल के चलो पास आ जाओ, एक झप्पी दे दो यार टाइट अभी। आई लव यू, अपना ख्याल रखना। कल मुलाकात करते हैं। कोई भी सवाल पूछना चाहते हो, कोई भी बात कहना चाहते हो, या मेरी ज़िंदगी से जुड़ी कोई भी बात पूछना चाहते हो, तो ईमानदारी से जवाब दूंगा एक एक सवाल का। ज़रूर से पूछना। और सुनो, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया यार सुनने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।